नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको अपना अपना योगदान भी देना होगा। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी की विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल करके ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं जिले बाराबंकी से, जहां मधुमक्खी पालन व्यवसाय ही नहीं बल्कि पहचान भी बन रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये लखनऊ से सटे बाराबंकी के चैनपुरवा की तस्वीरें हैं। एक ऊँगता और अपनी पहचान ढूंढता गांव। इसी चैनपुरवा गांव में एक जुनूनी नौजवान कुछ जिद ठाने बैठा है। कुदरत के पिघले सोने से ये बाराबंकी की पहचान सुनहरी कर रहा है। ये है प्रकृति का वो पिघला सोना जो बाराबंकी की पहचान, उसके निशान और उसके आयाम का जायजा पूरी आवाम पर चिपका रहा है। ये निमित सिंह है। नाम से ज्यादा ये दुनिया भर में अपने काम से पहचाने जाते हैं। दुनिया इन्हें मधुमक्खी वाला के तौर पर जानती है और इनके करीबी इन्हें पागलपन की हद तक जुनूनी शख्स के तौर पर। जिन मधुमक्खियों का डंक लोगों को डराता है, उसी डंक से चैनपुरवा गांव का डंका बजाने वाले निमित सिंह की सफलता की कहानी महज जिद, जुनून और हौसले की नहीं है, बल्कि ये कहानी सपने और सरकार के गठजोड़ की है। ये कहानी योद्धा और योजना के सफल होने की है। पिछले 12 वर्षों से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। उसके साथ साथ प्रोसेसिंग पे भी काम कर रहा हूँ शहद के। हमने जब मधुमक्खी पालन का कार्य चालू किया था, सबसे पहले केवल मधुमक्खी पालन करते थे। निमित सिंह जितना जल्दी बोलते हैं, सफलता उतनी जल्दी नहीं आई। पढ़ाई से इंजीनियर हैं, लेकिन पेशे से मधुमक्खी पालन की जिद ठान बैठे तो पढ़े लिखे मधु शिकारी भी कहलाए। न पूंजी थी, न व्यापार का अनुभव, न मंजिल का ठिकाना था, न परेशानियों की जानकारी। बस ये पता था कि इसी रास्ते पर चलना है। सबसे पहले हमने जब मधुमक्खी पालन चालू किया तो उसके पहले हमारी पढ़ाई भी मैकेनिकल, हमने पढ़ाई खत्म की, लेकिन हमें नौकरी नहीं करना था। हमने सोचा कि हमें ऐसा कार्य करना है जिससे कि हम लोगों को रोजगार भी दे सकें और साथ साथ हम कृषि में क्या कर सकते हैं। तो कृषि में मुझे ऐसा लगा कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय हो सकता है जिसमें हम कम लागत में कार्य को चालू कर सकते हैं और इसके लिए ज़मीन की आवश्यकता ही नहीं थी। भूमिहीन व्यवसाय में हम मधुमक्खी पालन को गिन सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मधुमक्खी पालन चालू किया, खुद मधुमक्खी पालन सीखा और फिर हमने मधुमक्खी पालन चालू किया। निमित सिंह की राह में सिर्फ पूंजी और बिजनेस के अनुभव का ना होना ही रोड़ा नहीं था, बल्कि जिस जगह को उन्होंने अपनी कर्मभूमि चुना था, वहां अवैध शराब की भट्टियों की तपिश थी। करीब पूरा गांव अवैध शराब के अवैध धंधे में लगा था। वहां पर अवैध शराब की कड़वाहट को शहद की मिठास में बदलना बिना ऑक्सीजन के हिमालय चढ़ने जैसा था। गांव में लगभग पिछले 35 वर्षों से अवैध रूप से शराब बनाया जाता था और शराब बनाने में वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ के बच्चे लिप्त थे। लेकिन उस समय के तत्कालीन एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जब वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि इस गांव में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये गांव के लोग शराब बनाना छोड़ सकें। तो हमने एक सुझाव दिया कि इन गांव के लोगों के साथ मधुमक्खी पालन के साथ जोड़ के हम मधुमक्खी पालन के साथ साथ जो मोम निकलता है उससे दीपक बना सकते हैं। तो उस समय जब हम लोगों ने वहाँ दीपक बनाना चालू किया, जो मोम निकलता है उस मोम से पहले दीपक बने और लगातार 3 वर्षों से दीपक बनता रहा। लेकिन अब उस गाँव में दीपक के साथ साथ कुछ महिलाएं मधुमक्खी पालन भी करने लगी हैं और पिछले 3 वर्षों से उस गाँव में सिंगल अवैध रूप से शराब बनना बिल्कुल बंद हो चुका है। ये बाराबंकी के इस गांव में पहली बार हुआ कि पुलिस वहां के लोगों को गिरफ्तार करने नहीं बल्कि सम्मानित करने भी आने लगी। ये गांव के लिए किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं था। बाजार में कई बड़े ब्रांडों के शहद पहले से ही मौजूद थे। निमित के पास ना तो पूंजी थी और ना ही मार्केटिंग का बड़ा बजट। ऐसे में सरकार आई निमित के साथ, पैसा भी दिया, मार्केटिंग भी की।
उद्योग विभाग से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अपनी फाइल 10 लाख रुपए का लोन लेकर के फिर हमने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के बाद हमने शहद को प्रोसेस किया और फिर उसकी वैल्यूडेशन करके हमने मार्केट में बेचा। और लगातार अब हम 3 साल के अंदर ही हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हमने पेमेंट पूरा जमा करके और जो उसका लाभ था वो अर्जित करने के बाद हमने फिर दूसरी योजना में लाभ लिया, जो कि फूड प्रोसेसिंग की योजना है, PFME योजना जिसे हम बोलते हैं। उसमें फिर हमने 25 लाख रुपए का दोबारा लोन लिया बैंक से। निमित सिंह के पास कुछ अनोखा करने का हौसला था। सरकार की योजनाओं ने उन्हें पंख दिए। साल 2017 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को और सशक्त बनाया गया है। योजना में युवा उद्यमियों को व्यापार के लिए 25 लाख तक का लोन मिलता है। लोन की राशि मशीनों, प्लांट, कच्चे माल आदि के लिए दिया जाता है। 2 लाख की सालाना आय से कम के युवाओं को सस्ते दर पर लोन मिलता है। सर्वप्रथम यहाँ से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपना हनी उत्पादन के संबंध में 10 लाख का एक ऋण प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने काफ़ी प्रगति कर ली है और आज के समय में वो काफ़ी एक सक्सेसफुल उद्यमी है यहाँ के। ये अब जनपद में ही नहीं, विभिन्न प्रदेशों में भी इनका उत्पादन हो रहा है और इनके उत्पाद की काफ़ी सराहना की जा रही है और इनको देख के अन्य उद्यमी भी प्रेरित हो रहे हैं। योगी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका लाभ यूपी में लाखों युवाओं को मिल रहा है। ये लाभ स्टार्टअप के पूरे गेम में यूपी को गेम चेंजर बना रही है। योजना 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई। योजना में व्यक्तिगत इकाइयों, FPO, उत्पादन सहकारी समितियों और SSG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुपों को सहायता दी जाती है। इसके अलावा योजना में ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी सरकार मदद करती है। अब तक योजना के तहत पूरे देश में 11,501 करोड़ से ज्यादा के कुल 1.44 लाख से अधिक लोन दिए गए हैं। एक छोटी पूंजी से शहद का कार्य मधुमक्खी वाला के नाम से प्रारंभ किया गया था, जिसमें उन्होंने कई युवाओं को, महिलाओं को रोजगार दिया और जनपद बाराबंकी में उनकी कार्यों की सराहना करते हुए अन्य युवाओं ने भी कार्य प्रारंभ किया और उनकी सराहना में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और देश प्रदेश में उनको एक सम्मान भी दिया गया और ये जनपद बाराबंकी के लिए गौरव का विषय है। हनीमैन को साल 2022 में डाबर CSR फंड अवार्ड मिला। निमित सिंह को उनके काम के लिए साल 2021 में प्रतिष्ठित गवर्नर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि 2015 में उन्हें उनके काम के लिए 3 बड़े अवार्ड मिले। महज 1 लाख की पूंजी से निमित सिंह ने अपना कारोबार शुरू किया था और अब वो करोड़ों रुपए के टर्नओवर वाला हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके कारोबार से चैनपुरवा के लगभग हर घर को रोजगार मिला है और इनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। निमित सिंह के शहद का कारोबार अब सालाना 2 करोड़ तक पहुंच गया है। निमित सिंह ने करीब 1200 लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें से 800 से अधिक महिलाएं हैं। यूपी, बंगाल और उत्तराखंड के 500 से ज्यादा मधुमक्खी पालक उनसे जुड़े हैं। निमित के पास आज 3000 मधुमक्खी पालन के बक्से हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार का काफ़ी सहयोग रहा कि किस तरह से बाहर भी भेजना। इंटरनेशनल ट्रिप में भी हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा डेनमार्क, और जहाँ पे शहद के क्षेत्र में कैसे कार्य करना उसको जानने समझने के लिए जो भी इंटरनेशनल यहाँ पे ट्रेड फेयर होते हैं उसमें हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट या एक सब्सिडी बेसिस पे स्टॉल लगाने के लिए अवसर प्राप्त होता है, जिसमें कि हम अपने उत्पाद को वहाँ प्रदर्शित कर पाते हैं और उत्पाद ग्राहकों तक पहुँचा पाते हैं। एक्सपोर्ट पॉलिसी में हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे अपने उत्पाद को लगाया, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नोएडा में हुआ, वर्ल्ड फूड इंडिया दिल्ली में हुआ। इन जगहों पे बाराबंकी से जाके हमने बाराबंकी के शहद को वहाँ पे बताया, सिखाया, दिखाया। निमित सिंह की कोशिशों को नई उड़ान तब मिली जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उनकी कोशिशों की तारीफ की। उसके बाद पूरे देश से निमित सिंह की कंपनी को न सिर्फ मशहूरी मिली बल्कि उनका व्यापार भी फला फूला। शहद न केवल हमें स्वाद देता है बल्कि आरोग्य भी देता है। शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। ऐसे ही एक युवा है यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह। निमित जी ने बीटेक किया है
कि उनके पिता भी डॉक्टर हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगह निमित जी ने स्वरोजगार का फैसला लिया। उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया। क्वालिटी चेक के लिए लखनऊ में अपनी एक लैब भी बनवाई। निमित जी अब शहद और बी वैक्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे युवाओं की मेहनत से ही आज देश इतना बड़ा शहद उत्पादक बन रहा है। निमित सिंह की सफलता आज पूरे यूपी के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है और साथ ही साथ ये एक रास्ता भी दिखाती है कि सफलता और सरकार यूपी में एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। युवा और योजनाएं एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं और यही साथ यूपी को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाएगा। अगली खबर यूपी के जिले चित्रकूट से है। कहते हैं जब गांव विकसित होंगे तभी भारत भी विकसित होगा, क्योंकि यूपी की आधी आबादी गांव में रहती है और उसमें भी महिलाएं जो अपनी पहचान के अवसर खोज रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे यूपी की निर्मला देवी बनी लखपति दीदी। देखिए। घूंघट में दूध निकालती महिला, गोबर के उपले बनाती ये तस्वीर, घर के पास के खेत से जानवरों का चारा काटने का ये मंजर, ये तस्वीरें गांवों में बेहद आम हैं। आम है ये दिनचर्या, आम है घर की महिलाओं की जिम्मेदारियां, लेकिन इस तस्वीर में दिख रही ये महिला खास है, अद्वितीय है उनकी सफलता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जान है उनका हौसला। बाल्टी से एक धार में बड़े कैन में गिरता ये दूध दरअसल एक परिवार के लिए व्हाइट गोल्ड की धार है। दूध इस घर के बच्चों को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि दूध की ये धार इस घर की मजबूती का आधार है। तस्वीरें चित्रकूट के बरमपुर की हैं। तस्वीर में जो महिला है उसका नाम निर्मला देवी है और पहचान लखपति दीदी की है। जब एक महिला घर की देहरी लांघती है तो उसी दरवाजे से घर के अंदर समृद्धि दाखिल होती है। बरमपुर गांव की निर्मला देवी जीता जागता सबूत है कि जब एक महिला अगर परिवार की दशा और दिशा बदलने की ठान ले तो बदलाव हर हाल में ही होता है। तो पहले तो हमारे पास यही गुजारा करते थे, लेकिन हो नहीं पाता था। हमें नहीं पता था हम क्या करते, हम कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाते, कोई हमें कारोबार ही नहीं था आगे बढ़ने के लिए कि हम काहे से आगे बढ़े। निर्मला देवी के पास पशु पहले भी थे लेकिन समृद्धि नहीं थी, जमीन पहले भी थी लेकिन स्थिति मजबूत नहीं थी। लेकिन निर्मला देवी ने ठान लिया था कि राह कितनी भी मुश्किल हो वो चलेंगी, पर रोजगार की राह पर चलने के लिए हौसले के साथ साथ मदद का हाथ भी जरूरी होता है। निर्मला देवी के पास ना तो कोई पूंजी थी, ना ही व्यापार में रिस्क लेने की सहूलियत। ऐसे में उम्मीद की एक बड़ी किरण उम्मीदों का सर्च लाइट बन गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बनी निर्मला देवी की सबसे बड़ी मददगार। साल 2022 में निर्मला देवी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और सेल्फ हेल्प ग्रुप से निर्मला देवी ने 50,000 रुपए का लोन लेकर एक भैंस खरीदी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की सदस्यता लेने के बाद निर्मला देवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर एक पशु से जब दूध निकलने लगा तो फिर दूध देने लगा। बल्ली डेयरी हमारे गांव में आज भी बल्ली डेयरी दूध देने लगे तो हमें बड़ा अच्छा रेट मिलने लगा दूध का। और जब वहाँ दूध देने लगे तो फिर मैं 2 पशु बनाए, 2 पशु से फिर उनका भी दूध देने लगे डेयरी में, फिर बड़ा अच्छा रेट मिलने लगा। फिर मैंने 6 पशु लिए। पुरुष की कमाई से घर पलता है और महिलाओं की कमाई से घर बढ़ता है। निर्मला देवी के साथ यही हुआ। उनकी आमदनी से कभी मुश्किलों से चल रहा घर समृद्धि के नए रोशनदानों से चमकदार हो गया। निर्मला देवी ने न सिर्फ अपनी आमदनी से आत्मनिर्भरता हासिल की, बल्कि अपने बच्चों और परिवार का भविष्य भी सुरक्षित कर लिया। कच्चा मकान अब पक्का हो गया था, जमीन की मिल्कियत अब बढ़ गई थी। बल्ली डेयरी में देना शुरू किया तो अच्छा पैसा मिलने लगा। फिर मैंने अपना 2 कमरे का पक्का मकान बनवाया और 1 बिस्वा जमीन भी खरीदा उसी पैसे से, और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रही। निर्मला देवी ने पिछले 2 साल में बलिनी डेयरी में दूध बेचकर 6 लाख से अधिक की आमदनी की है। निर्मला देवी के पास अब 6 दुधारू पशु हो गए हैं। अब निर्मला देवी के समूह में दर्जनों महिलाएं जुड़ी हैं
और दूध व्यवसाय कर रही हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी दूध व्यवसाय के साथ साथ कृषि से भी जुड़े हैं। अभी तो मेरा दूध जा रहा है 15 लीटर, सुबह 10 लीटर जा रहा है और शाम को 6-7 जा रहा है और 800 रुपए का रोज मेरा 850 रुपए का हो जाता है। महीने में 20-25 हजार रुपए का मेरा दूध हो जाता है। इन्होंने बल्ली से जुड़कर अब तक 6,09,900 रुपए का कारोबार किया है और दूध के कारोबार से जो धनराशि इन्होंने अर्जित की, इससे इन्होंने 2 पशु से 6 पशु बढ़ाए, 2 कमरों का पक्का घर भी बनाया और करीब 2 बिस्वा जमीन भी खरीदा है। श्रीमती निर्मला देवी बल्ली से जुड़कर दूध के व्यवसाय के माध्यम से पहली बार लखपति दीदी बनी और इन्होंने अपने गांव और आसपास के महिलाओं को बल्ली से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। भारत की आत्मा गाँव में बसती है और जब तक ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी, गांव मजबूत नहीं होंगे और गांव की मजबूती के बिना देश की आर्थिक मजबूती संभव नहीं है। जिस दिन हर गांव में एक महिला आत्मनिर्भर हो गई, उस दिन हमारा देश वाकई सुपर पावर बन जाएगा। निर्मला देवी जब आत्मनिर्भरता की बात करती हैं, तो उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास है उसे देखिए। यही आत्मविश्वास भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। घर चलाने में सक्षम है सर। अब हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ना तो सोचना पड़ता कि कल हम क्या करेंगे, कहाँ से आएगा पैसा, बच्चों के लिए कहाँ से पढ़ाई के लिए लाएंगे पैसा, कहाँ से खाने के लिए लाएंगे, आप सोचना नहीं पड़ता। पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत एक विजन के साथ की थी, जिसका रास्ता विकसित भारत 2047 अभियान की तरफ जाता है। लक्ष्य महज महिलाओं की आमदनी बढ़ाना नहीं, बल्कि उनके जरिए परिवार, गांव और समाज को मजबूत करना है। लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं। यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। पीएम मोदी की प्रेरणा से आत्मनिर्भरता अब देश में आंदोलन बन गई है और जो भी देश अपने नागरिकों के जज्बे और हौसले को सम्मान, पहचान और अभियान देता है, इतिहास गवाह है, वही देश दुनिया को नई राह दिखाता है। निर्मला देवी के इसी हौसले और जज्बे को अब इस साल 26 जनवरी को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। निर्मला देवी और उन जैसी हौसले वाली महिलाओं को मोदी सरकार पूरे देश के लिए प्रेरणा बना और बता रही है और निर्मला देवी इस सफलता को सरकार की मदद का परिणाम बताती हैं। और अगर बल्ली हमारे यहाँ ना होती या अगर बल्ली डेयरी ना आती तो हम कभी न जा पाते, कभी मिलने का हमें अवसर नहीं मिलता। आज नहीं हमारी आर्थिक स्थिति में कभी सुधार आता। काम तो उतना करते थे, पशु भी रखे थे, लेकिन कभी इतना हमें खुशी नहीं मिली पशुओं का करने में जितना खुशी अब मिली है बल्ली डेयरी। चित्रकूट में निर्मला देवी आत्मनिर्भरता का चेहरा बन गई हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बुंदेलखंड के इस जिले में निर्मला देवी जैसी हजारों महिलाएं लखपति दीदी बनकर अपने घर, परिवार और गांव के लिए समृद्धि के नए द्वार खोल रही हैं। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन सफर आधा पूरा भी हो गया है। इस जनपद में कुल 25,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें से 10,000 लखपति दीदी बना दी गई। शेष और लखपति दीदी जो है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है और 3 साल में 25,000 को लखपति दीदी बना, इसके लिए लोग प्रयासरत हैं। प्रयास करके 25,000 लखपति दीदी को बना लिया। हर माँ अपने बच्चे की पहली रोल मॉडल होती है और 2014 के बाद से भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने लगातार काम किया है।
ताकि आने वाली पीढ़ी के रोल मॉडल आत्मनिर्भर बने, जिससे देश और समाज आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े। आत्मनिर्भर भारत महज एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये भविष्य के भारत की वो राह है जिस पर पूरा देश तेजी से चल पड़ा है। स्पॉटलाइट मिशन में अब बात करते हैं संभल की। संभल अब उत्तर प्रदेश के उत्तम जिले की तरफ बढ़ रहा है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। एक क्लिक से भ्रष्टाचार का सफाया, एक बटन से सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म, चंद मिनटों में सरकार की योजनाओं का लाभ। जिस देश में किसी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना रस्म और इतिहास का हिस्सा हो, जहां काम अटकना, फाइल भटकना और बिना पैसे योजनाओं का लटकना परंपरा बना दिया गया हो, उस देश में महज हाथ में मोबाइल पकड़ भर लेने से इस तथाकथित बदलाव की बातें बेगानी लगती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अफसर और अवसर अगर बढ़िया हो तो तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने में देर नहीं लगती। पश्चिमी यूपी के भदेसपन में लिपटा संभल देश में अपनी पहचान, अपना निशान और अपना मुकाम बदलने की जद्दोजहद में जुटा है। ये कहानी एक अफसर के जद्दोजहद की भी है, जो पीढ़ियों की रूढ़ियों को प्रगति की सीढ़ी बना रहा है। ये संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया हैं, जो संभल, शांति और प्रगति के बीच की कड़ी है। किसी भी जिले का जिला अधिकारी वास्तव में वो जरिया होता है जिसमें अधिकार जनता के हाथ में होते हैं। संभल में यही हो रहा है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने जनता के हाथों में ये मोबाइल नहीं दिया है, बल्कि अधिकार दिया है। अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को सरकारी दफ्तरों और फाइलों की पर्दादारी से बाहर आकर निभाने की। ई गवर्नेंस बहुत ही तेजी से एम गवर्नेंस में बदलने वाला है। एम डज नॉट मीन मोदी गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस। और इसलिए सारा कारोबार, सारी आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं मोबाइल फोन के इर्द गिर्द, पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन में मौजूद होने वाली है। वो दिन दूर नहीं है। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को मोबाइल गवर्नेंस का विजन दिया था। अब वो साकार भी हो गया है, आकार भी ले चुका है और जनता के हाथ में सरकार पहुंच भी गई है। नाम है संभल संवाद ऐप। संभल संवाद ऐप जनपद संभल प्रशासन द्वारा एक डिजिटलाइजेशन की पहल है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 7 अगस्त 2025 को किया गया था। तकनीक एक पेड़ की तरह होता है और प्रशासन खाद पानी का काम करता है। अगर प्रशासन चुस्त है तो तकनीक दुरुस्त होगी ही होगी। संभल संवाद ऐप के साथ यही हुआ है। प्रशासन एकदम चुस्त है, इसलिए ये ऐप बेहद दुरुस्त है और खुद डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया इस ऐप की मॉनिटरिंग पर नजर रखते हैं। इसलिए ये ऐप संभल के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में जबरदस्त मददगार साबित हो रहा है। संभल के नागरिकों के लिए एक ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है संभल संवाद ऐप। सरकार की सभी योजनाओं के लिंक भी ऐप में दिए गए हैं। सभी सरकारी अधिकारियों के संपर्क की जानकारी ऐप में है। अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक शौचालय, सरकारी स्कूल, सबका लोकेटर ऐप में है। ऐप में शिकायत पोर्टल भी है, जिसमें नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं और उनकी प्रगति देख सकते हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, खतौनी, आयुष्मान कार्ड, विवाह अनुदान जैसी सेवाओं के पोर्टल लिंक हैं। ऐप में इमरजेंसी हेल्पलाइन भी मौजूद है। जनता दर्शन के लिए ऑनलाइन पर्ची भी ऐप के जरिए ही बुक की जाती है। संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया आईएएस अधिकारी बनने से पहले टीचर थे, फिर राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा यानी आरएएस में सफलता हासिल कर डिप्टी कलेक्टर पद पर भी रहे। ऐसे में जनता और जमीन से जुड़ाव का अनुभव उनके पास है।
यही अनुभव इस ऐप के डेवलपमेंट में भी नजर आया, क्योंकि इस ऐप के जरिए जनता की छोटी से छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी स्थान पर जाना है तो उसके साथ में वहाँ की लोकेशन भी है, या अपनी नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशन, कोई नए पास के विद्यालय में एडमिशन कराना चाहता है, पास के चिकित्सालय में जाना चाहता है, या पास में किसी प्रकार का कोई भी अन्य उसको कार्य है, वो सारी की सारी चीज़ें संभल संवाद ऐप में दी गई हैं। एक ऐप के अंदर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए ये दिव्यांग फ्रेंडली ऐप बनाया गया है, ताकि दिव्यांग को सरकार की सभी योजनाओं के विषय में जानकारी हो और सरकार के द्वारा क्या क्या पहल की जा रही है उसकी भी जानकारी मिले। संभल की करीब 78% आबादी ग्रामीण है, मतलब गांवों में रहती है। ऐसे में संभल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक गांव मजबूत ना हो। संभल संवाद ऐप इसलिए ही संभल के विकास का डिजिटल सबूत बना है, क्योंकि प्रशासन ने इसे डेवलप करते हुए सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का ही रखा है कि एक एक गांव तक सरकार की योजनाएं और सरकारी पहल पहुंचे, ताकि उसका लाभ अंतिम व्यक्ति को भी मिले। संभल में सरकार और गांव के बीच की दूरी भी संभल संवाद ऐप से बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। इस ऐप के माध्यम से हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। हमारी जो डीपीएमयू के माध्यम से मॉनिटरिंग होती है और मोबाइल वैन के माध्यम से हम प्रत्येक गांव के अंदर ग्राम चौपाल में इस ऐप को चलाते हैं और प्रत्येक ग्रामीण को बताते हैं कि शासन के द्वारा क्या क्या योजनाएं चल रही है और संभल संवाद ऐप को आप किस किस तरह से खोल सकते हो। संभल के विकास के लिए प्रशासन के इस डिजिटल मिशन के परिणाम भी शानदार आए हैं और यूपी सरकार के एक मिशन में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर थी, उसमें संभल ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान में संभल जिला प्रदेश में अव्वल रहा। संभल की जनता कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में लाखों की संख्या में सुझाव भेजकर यूपी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। संभल का संवाद ऐप स्थानीय प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद स्थापित करने और सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ बनाने की ही पहल नहीं है, बल्कि संभल प्रशासन ने इसे जवाबदेही का भी बड़ा हथियार बनाया है। भ्रष्टाचार की रोकथाम में अब जनता और प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इसे बड़ा अनोखा नाम दिया है, भरोसे की पर्ची। और ये पूरे संभल के लिए प्रशासन पर भरोसे का दूसरा नाम बन गई है। भरोसे की पर्ची का उद्देश्य जनता की शिकायतों का तुरंत निपटारा है। संभल में अब रजिस्टर पर शिकायतें नहीं लिखी जाती, पूरी तरह डिजिटलाइज्ड व्यवस्था है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने इसकी शुरुआत की थी, जिसे डीएम ने भी अपनाया। भरोसे की पर्ची के जरिए जनता की शिकायतें 2 से 3 दिन में निपट जाती हैं। जिला संवाद ऐप के द्वारा एक बहुत बड़ी चीज भरोसे की पर्ची के साथ आप उसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी माननीय जिलाधिकारी और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का ले सकते हैं। दरअसल हाल के दिनों में संभल की पहचान को दंगों से धक्का लगा था, लेकिन संभल न सिर्फ संभला बल्कि विकास के रास्तों पर सरपट दौड़ भी रहा है। संभल की असली पहचान ये है। ओडीओपी योजना के तहत संभल के कालीन और सींग और हड्डी हस्तशिल्प को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। संभल में सींग और हड्डी हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है। हस्तशिल्प का सालाना कारोबार करीब 400 करोड़ रुपए का है। सींग हड्डी हस्तशिल्प उद्योग में करीब 25,000 कारीगरों को रोजगार मिला है। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में इन हस्तशिल्पों का निर्यात होता है, जो करीब 200 करोड़ का है। इसके अलावा संभल मेंथॉल तेल का एशिया का प्रमुख केंद्र है, जहां बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है। इन तमाम कारोबारों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और यूपी सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिसका अब संभल संवाद ऐप के जरिए न सिर्फ किसानों और व्यापारियों को पता चलता है, बल्कि वो इसका लाभ लेने में भी आगे है। इस ऐप के माध्यम से सभी जन हितकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, जो सरकार द्वारा समय समय पर जनता के लिए चलाई जा रही हैं। संभल दरअसल यूपी के उन खास जिलों में शुमार है जहां विकास की अपार संभावनाएं हैं और संभल के पास
वो ताकत, वो हिम्मत है कि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूरे यूपी के लिए नजीर बने। जब प्रशासन और शासन का लक्ष्य ही विकास होता है, तब नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो देखा आपने कैसे यूपी तरक्की के नए आयाम छू रहा है, एक और विरासत को यूपी संजो रहा है, तो वहीं विकास को नए सिरे से गढ़ भी रहा है। अब वो समय दूर नहीं है जब यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को जल्द ही हासिल कर लेगा और हम यूपी के इसी विकास को आप तक पहुंचाने का एक जरिया भी बन रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार यूपी के विकास की नई कहानियों के साथ। नमस्कार।